नमस्कार। तथ्यता में आपका अभिनंदन। मैं हूँ सुधांशु रंजन। अभी जो चुनाव चल रहे हैं, वो एक तरह से कहा जाए बड़ा ही विभाजनकारी डिवाइसिव चुनाव है, लेकिन एक मुद्दा जो बार-बार इसमें सामने आ रहा है, वह है आरक्षण को लेकर के। एक तरफ विपक्षी गठबंधन जो है, कांग्रेस और उसके अन्य सहयोगी दल बार-बार आरोप लगा रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा आ जाती है तो आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा, संविधान को पूरी तरह से बदल दिया जाएगा या संविधान ही ख़त्म कर दिया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस की मंशा ये है कि जो दलितों पिछड़ों के लिए आरक्षण है, उसका हिस्सा काट करके मुसलमानों को दे दिया जाए, यानी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के हक को मारने में कांग्रेस लगी हुई है। यानी आरक्षण के इर्द गिर्द जो है सो राजनीति घूम रही है। दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये भी वायदा किया है कि अगर उसकी सरकार बनती है तो जो आरक्षण की सीमा 50% से कम रखने की है, उस सीमा को संविधान संशोधन के जरिए बढ़ाया जाएगा। अब ज़रा समझ लें कि ये आरक्षण क्या है, क्यों है और इसको लेकर के संवैधानिक प्रावधान क्या है और इसका इतिहास क्या है। तो सबसे पहले जो आरक्षण की व्यवस्था भारत में की गई, वो है 26 जुलाई 1902, जब साहू जी महाराज ने कोल्हापुर में, जो उनका प्रिंसली स्टेट था, वहाँ के राजा थे, उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑर्डर, जो वहाँ का जो सरकारी परिपत्र है, वो जारी कर दिया, जिसमें व्यवस्था थी कि जो प्रिंसली स्टेट की नौकरियाँ होंगी, उनमें 50% पिछड़े वर्गों को दिया जाएगा। अभी पिछड़े वर्ग कौन है, तो उसमें ये साफ कर दिया गया था कि जो ब्राह्मण हैं, प्रभु श्रेणवी हैं, पारसी एवं अन्य जो कुछ उच्च वर्ग की जातियां हैं, उनको छोड़ करके बाकी सभी जो है पिछड़ी जातियां हैं और उनको 50% आरक्षण मिलेगा। उसके बाद और भी कुछ जगह इसको लागू किया गया, लेकिन मांग बहुत पहले से आ रही थी 1880 में, और उसके बाद 1891 में इस तरह की मांग आई थी। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक मंडल चलाते थे और इस तरह की बातें बार बार आ रही थी। फिर 1918 में हम देखते हैं कि मैसूर के राजा कृष्ण राजा वाडियार ने एक समिति का गठन किया, क्योंकि वहाँ गैर ब्राह्मण संगठन था जो बार बार ये मांग कर रहा था कि ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा है और गैर ब्राह्मणों को भी मौका मिलना चाहिए। तो उन्होंने एक समिति का गठन किया इसी को लागू करने के लिए कि पिछड़ों को आरक्षण कैसे दिया जाए। उन्हीं के दीवान थे एम विश्वेश्वरैया, उन्होंने इसका बहुत विरोध किया और जब वाडियार ने नहीं माना तो उन्होंने विरोध में इस्तीफा दे दिया। आपको ये भी बता दें कि जो कृष्ण राजा वाडियार थे, वो बड़े सम्मानित राजा थे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनको विस्काउंट जेम्स स्टैंकी ने ये भी कहा था कि मैसूर इज़ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट इन द वर्ल्ड। महात्मा गांधी भी उनकी बड़ी कदर करते थे, लेकिन उनके दीवान जो थे एम विश्वेश्वरैया, वो भी उतने ही सम्मानित थे। बाद में वो भारत के सबसे नामी इंजीनियर बने और 1955 उनको भारत रत्न दिया गया और उन्होंने बहुत विरोध किया था कि ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी में इस दिशा में जो है सो काफ़ी काम हुआ। सी नटेश, मुडालियर, त्यागराज चट्टी और टी.एम. नायर ने एक संस्था बनाई, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, जिसको कि हम जस्टिस पार्टी के नाम से जानते हैं। और जो मद्रास प्रेसिडेंसी में जब इलेक्शन हुआ तो उसमें जो फर्स्ट मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो कहलाता था उस समय, उसने 16 सितंबर 1921 को एक आदेश जारी किया और वो जो फर्स्ट मिनिस्टर थे उनका नाम था ए सुब्बारियालू रेड्डी, और उन्होंने जो है सो आरक्षण का प्रावधान किया, लेकिन उसका विरोध हुआ। उस समय पेरियार, जो कि ई.वी. रामास्वामी है लेकिन पेरियार के नाम से प्रसिद्ध हैं, कांग्रेस में थे और उन्होंने कांग्रेस जो उनकी पार्टी थी उससे उन्होंने कहा कि इसका समर्थन किया जाना चाहिए, लेकिन जब कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया तो उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और पूरे राज्य में घूम घूम करके प्रचार किया कि जो कम्युनल ऑर्डर निकाला गया था उसका समर्थन किया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि उसका बहुत विरोध हुआ शुरू में, इसलिए उस समय तो लागू नहीं हो पाया। लेकिन 1927 में मद्रास प्रेसिडेंसी के ही उसमें प्राइम मिनिस्टर या फर्स्ट मिनिस्टर कहते थे सुब्बारायन, पी सुब्बारायन, उन्होंने एक आदेश जारी किया जिसमें कि
प्रावधान था कि गैर ब्राह्मण हिंदुओं को 44%, ब्राह्मण, मुसलमान और ईसाई को 16% तथा जो दलित हैं डिप्रेस्ड क्लास उनको 8% आरक्षण दिया जाएगा, यानी कुल 68% आरक्षण का प्रावधान था। और ये 1950 तक चलता रहा। लेकिन 1950 के बाद क्या हुआ, इसके बारे में बात करने के पहले आपको बता दें कि ब्रिटिश संसद द्वारा भी कुछ ऐसे कानून बनाए गए जिसमें आरक्षण का प्रावधान था, और उसका प्रथम बीज जो है वो हमको मिलता है भारत सरकार अधिनियम 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। उसमें हम देखते हैं कि आरक्षण का बीज है। और 1932 में जब गोल मेज सम्मेलन हुआ तो उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड का प्रस्ताव किया। उसमें ये था कि अलग अलग जो है सो सीटें होंगी, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस की सीटें अलग होंगी, और साथ ही हिंदुओं में जो दलित हैं, जो डिप्रेस्ड क्लास के हैं, उनके लिए अलग सीटें होंगी, और उन क्षेत्रों में केवल दलित ही जो है मतदान करेंगे। इस कम्युनल अवार्ड के विरोध में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया, और बाद में पूना पैक्ट हुआ अम्बेडकर के साथ, जिसमें जो सीटें दी गई थी दलितों को, उन सीटों की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन ये कहा गया कि हिंदू मतदाता एक ही रहेगा। पहले प्रावधान ये था कि केवल दलित ही दलित की सीट में मतदान करेंगे, लेकिन अभी हुआ कि नहीं, वहाँ सारे हिंदू मतदान करेंगे। उसमें यह था कि दलितों की सीट पर केवल दलित करेंगे, लेकिन दलित दूसरे क्षेत्रों में मतदान करेंगे। लेकिन अब हुआ कि पूरा हिंदू इलेक्टोरेट एक होगा। लेकिन जहाँ तक मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस की बात थी, वो क्षेत्र अलग था, वहाँ सिर्फ वही मतदान कर सकते थे। तो उनके आमरण अनशन के बाद जो है वो कम्युनल अवार्ड का स्वरूप जो है सो बदल गया। उसके बाद फिर अगर हम आ जाते हैं मद्रास में क्या होता, जैसे मैंने बताया कि 68% आरक्षण वहाँ हो गया था, 1950 तक चलता रहा। लेकिन चूंकि संविधान लागू हो गया तो संविधान में बराबरी का सिद्धांत है। अनुच्छेद 14 में साफ कहा गया है कि हर व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर है और उसे कानून का समान संरक्षण मिलेगा। फिर अनुच्छेद 15 और 16 में भी साफ किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव उसकी जाति, संप्रदाय, भाषा, जन्मस्थान या लिंग के आधार पर नहीं किया जाएगा। तो इन को आधार बना करके जो 68% आरक्षण था उसको चुनौती दी गई थी। पहले मद्रास हाई कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया और फिर उसके विरुद्ध जो है सो सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। वो केस है चंपकम दोराय राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, ऐसा करना गलत होगा। और ये फैसला जो है एक कारण बना प्रथम संविधान संशोधन का जो 1951 में किया गया। और भी कई कारण थे प्रथम संविधान संशोधन के, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कारण हुआ। और उस विधेयक को पेश करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 46 को उद्धृत किया, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। उसमें ये कहा गया है कि जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान सरकार कर सकती है और वो उसको करना चाहिए। उसी को उद्धृत करते उन्होंने कहा कि अगर आरक्षण किया जाता है पिछड़े वर्गों के लिए तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो संविधान सम्मत है। और इस तरह से अनुच्छेद 15 में क्लॉज 4 जोड़ दिया गया कि पिछड़ों के लिए कुछ खास व्यवस्था जो है सरकार कर सकती है। चंपकम दोराय राजन में ये कहा गया था कि जो मौलिक अधिकार हैं वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वो मौलिक अधिकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 37 में साफ कहा गया है कि दो फंडामेंटल इन द गवर्नेंस दे आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। भले ही सरकार की नीति बनाने में या शासन में उन सिद्धांतों का बहुत महत्व रहेगा, लेकिन अदालत के द्वारा उसे लागू नहीं कराया जा सकता है। दे आर नॉट जस्टिसेबल, यानी उसको लागू करने के लिए कोई अदालत नहीं जा सकता है। तो इस तरह से 15(4) जो है सो जोड़ दिया गया संविधान में। अब एक और महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया जब 25 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 340(1) के तहत प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए काका कालेलकर।
30 मार्च 1955 को समिति उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें बताया गया कि पिछड़ेपन की पहचान करने के लिए क्या आधार बनाए गए थे। जिसमें एक तो था कि जातीय अनुक्रम हायरार्की में वो कितना नीचे है, किस पायदान पे आता है, शिक्षा का कितना अभाव है, सरकारी सेवा में जो है वो अपर्याप्त या शून्य के बराबर जो है उनका प्रतिनिधित्व है, व्यापार वाणिज्य उद्योग में अपर्याप्त हिस्सेदारी है। इन सारे आधारों के ऊपर उसने एक सूची बनाई पिछड़ी जातियों की, जिसमें 2399 जातियों को रखा गया। लेकिन उसमें ये भी कहा गया कि इनमें 837 जातियां जो हैं वो अति पिछड़ी हैं, मोस्ट बैकवर्ड उनको बताया गया। और आयोग ने अनुशंसा की कि 1961 से जातीय जनगणना शुरू की जानी चाहिए। सामाजिक पिछड़ापन एक आधार है पिछड़ेपन का। जो महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी जाति की हो, वो सभी पिछड़े वर्ग में आती हैं, वो चाहे किसी जाति की हो। उसके बाद ये भी अनुशंसा उसमें की गई कि जो तकनीकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान में 70% उस पर आरक्षण किया जाना चाहिए और उनके उत्थान के लिए विशेष आर्थिक उपाय किए जाने चाहिए, जैसे कि भूमि सुधार है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, भूदान आंदोलन, पशुपालन का विकास, दुग्ध उत्पादन, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन, मत्स्य पालन, पशु बीमा, ग्रामीण विकास का ग्रामीण आवास का विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं ग्रामीण जलापूर्ति एवं वयस्क शिक्षा, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं की जानी चाहिए ताकि उनका विकास और उत्थान हो सके। जब अध्यक्ष काका कालेलकर ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी तो उसके साथ जो पत्र लिखा जाता है, कवरिंग लेटर, उसमें उन्होंने कुछ अपनी आशंकाएं, रिजर्वेशंस भी उस पर दर्ज कर दी। हालांकि उन्होंने आयोग की रिपोर्ट में अपना कोई डिसेंट, असहमति नहीं दर्ज की थी, लेकिन उस पत्र में उन्होंने लिखा कि कुछ अनुशंसाओं पर मुझे संदेह है और उन्होंने उसमें अपना विरोध व्यक्त किया। केंद्र सरकार ने उस पूरी रिपोर्ट को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि जो आधार बनाया गया, दे आर नॉट रैशनल एंड इंटेलिजिबल, इसके आधार पे उसको खारिज कर दिया गया। अगला महत्वपूर्ण जो है पड़ाव आता है 1962 में, जब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, M.R. बालाजी बनाम भारत संघ। ये 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का फैसला था। उसमें यह कहा गया, क्योंकि बार बार यही आ रहा था, आरक्षण का प्रतिशत बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उसमें यह कहा गया कि जाति एक आधार है पिछड़ेपन को मापने का या उसकी पहचान करने का, लेकिन एकमात्र आधार जो है जाति नहीं हो सकती है। ईसाई हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, इन समुदायों में जातीय व्यवस्था नहीं है। सामाजिक पिछड़ापन कमोबेश गरीबी से जुड़ा हुआ, यानी जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं वो आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, ऐसा सामान्य तौर पर देखा जाता है। लेकिन सिर्फ जाति के आधार पर पिछड़ापन जो है सो बताना वो सही नहीं होगा। उसके बाद ये व्यवसाय और आवास जो है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, उससे भी पिछड़ापन जो है बढ़ता है। तो इसके निर्धारण में काफ़ी कठिनाई आती है, इसलिए उसने कहा कि ये एक आधार पे नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो वर्गीकरण किया गया है, बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड, वो भी अनुच्छेद 15(4) के तहत जो है उचित नहीं है, यानी परमिसिबल नहीं है। फिर उसने ये भी कहा बालाजी केस में कि अत्यधिक आरक्षण जो है उससे स्वस्थ प्रतियोगिता जो है खत्म हो जाती है और उसका नकारात्मक प्रभाव जो है वो प्रशासनिक क्षमता पर पड़ता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात उसने कही कि आरक्षण की सीमा को 50% से नीचे रखना है। आपको ये बात साफ कर दें कि बार बार आप पढ़ते होंगे और पता नहीं कैसे संविधान विशेषज्ञ और बड़े बड़े लोग ये लिखते हैं कि इंद्र साहनी केस में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीमा तय की। नहीं, 50% की सीमा 1962 में बालाजी केस में गजेंद्र गटकर ने अपने फैसले में कहा था और उसका कारण बताया था कि मेरिट, योग्यता जो है वो नियम है, आरक्षण अपवाद है, इसलिए कभी भी अपवाद जो है 50% से ऊपर नहीं हो सकता है, इसलिए उसको 50% से कम रखना है। तो उसने एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया और ये भी कहा कि 15(4) अनुच्छेद जो जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन के जरिए, वो इनेबलिंग प्रोविजन है, यानी ये राज्य को शक्ति देता है कि आप आरक्षण या कोई अन्य व्यवस्था कर सकते हैं, मजबूर नहीं करता है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो है 1979 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग
गठित किया गया। मोरारजी देसाई के द्वारा वो प्रधानमंत्री थे और उसके अध्यक्ष बनाए बीपी मंडल। उसमें 5 सदस्य थे, 4 जो थे वो पिछड़ी जातियों के थे, लेकिन एक दलित सदस्य थे आरएल नायक। उसने भी 11 क्राइटेरिया जो 11 आधार बनाए थे पिछड़ेपन की पहचान के लिए, और उसके आधार पे उसने पहचान किया। उसमें 2-3 बातें थी कि शारीरिक श्रम कितना करते हैं, जो जातीय अनुक्रम है वही हायरार्की में उनका क्या स्थान है, और बाल विवाह कितना होता है। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है किसी जाति में तो वो जाति पिछड़ी है। हालांकि इसको लेकर किसी काफ़ी आलोचना हुई है, क्योंकि बाल विवाह जो है अवैध है। तो इसके विरोधी और आलोचक ये कहते हैं कि अवैध काम करने वालों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि भाई अगर बाल विवाह करता है तो उसको पिछड़ा माना जाएगा और फिर उसको जो है सो आरक्षण मिलेगा। तो इसको लेकर के काफ़ी विवाद भी है, लेकिन जो भी है उसने उसको मतलब आधार बनाया। उसने जो रिपोर्ट थी उसमें 3743 जातियों को उसने पिछड़ा माना, वो पिछड़ी जातियों की उसने सूची दी, और ये रिपोर्ट जमा हुई थी दिसंबर 1980 में। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, फिर बाद में राजीव गांधी की सरकार आ गई और इन सरकारों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। 1990 में जब चुनाव हुआ और जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया कि अगर उसकी सरकार बनती है तो मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया जाएगा। मंडल आयोग ने 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। इसको लेकर के और विवाद है कि उसने 1931 की जनगणना के आधार पर पिछड़ी जातियों की आबादी की गणना की, जो कि वैज्ञानिक नहीं है। लेकिन उसने इतना ज़रूर कहा कि चूंकि 50% से नीचे रखना है, फिर वही बता दें इंद्र साहनी में ये बात नहीं आई थी, ये हमारे बालाजी में आई थी। चूंकि आरक्षण की सीमा को 50% से नीचे रखना है और पहले ही अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए 22.5% आरक्षण का प्रावधान है, इसलिए उसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। तो जब जनता दल की सरकार बनी और प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह बने तो शुरू के कुछ महीनों में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में कुछ राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे हुए जिसमें उप प्रधानमंत्री देवीलाल को ही विश्वनाथ प्रताप सिंह को बर्खास्त करना पड़ा, अपनी सरकार से बाहर करना पड़ा। और देवीलाल ने 9 अगस्त 1990 को एक बड़ी रैली का आयोजन किया था, लेकिन उसके ठीक 2 दिन पहले 7 अगस्त 1990 को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने घोषणा कर दी कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। उसके बाद 13 अगस्त को इसके बारे में आदेश भी जारी कर दिया गया, सरकारी आदेश, और 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से स्वाधीनता दिवस के अवसर पर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने घोषणा की कि इसको लागू कर दिया गया है। उसके खिलाफ पूरे देश में बड़ा भयंकर आंदोलन शुरू हो गया और जो है बहुत सारे छात्रों ने तो आत्मदाह तक कर लिया। तो एक कहा जा सकता है कि बड़ा ही उथल पुथल का वो समय था। कई शहरों में कर्फ्यू लग गए। इसको चुनौती दी गई थी इंद्र साहनी के द्वारा, और वो फैसला 1992 में आया 6 नवंबर को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना कि 27% आरक्षण जो है पिछड़ी जातियों को जो दिया गया है वो संवैधानिक रूप से सही है। जातियों के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन उसने कहा कि जो क्रीमी लेयर से मलाईदार परत उनको बाहर करना है। पहली बात, प्रोन्नति प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है कि एक बार ज्वाइनिंग दूसरी बार प्रमोशन, ये डबल डिस्क्रिमिनेशन है, ये संविधान के तहत संभव नहीं है। फिर उसने दोहराया कि 50% से नीचे आरक्षण की सीमा को रखना है, और जो उच्च कौशल के क्षेत्र हैं वहाँ आरक्षण नहीं हो सकता है। जो सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस हैं या स्पेस रिसर्च है, मेडिकल स्पेशलिटी है, अभियांत्रिकी है, डिफेंस है, पायलट है, प्रोफेसर, ऐसे पद हैं, वहाँ पर आरक्षण नहीं हो सकता है। अब हम दोबारा पीछे फिर से आ जाए तमिलनाडु की ओर, क्योंकि बार बार तमिलनाडु को लेकर के भी विवाद होता रहा है। तो वहाँ 1970 में करुणानिधि ने पहला पिछड़ा वर्ग आयोग AN सत्यनाथन की अध्यक्षता में गठित किया। उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो पिछड़ों में मजबूत हैं, जो उच्च वर्ग है, वो सारा लाभ उठा ले रहा है, और इससे जो अति पिछड़े हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जो है एक कोई आर्थिक आधार भी तय किया जाना चाहिए, ताकि जो दबंग हैं पिछड़े वर्गों में उनको बाहर रखा जाना चाहिए और कोटा को बढ़ाया जाना चाहिए। तो उसने प्रस्ताव किया कि 16% अति पिछड़ों को आरक्षण दिया जाना चाहिए और 17% पिछड़े वर्गों के लिए होना चाहिए, यानी 8% अनुसूचित जाति को जोड़ दें तो फिर 41% आरक्षण हो जाता है। 1971 में ही
द्रव्य मुनेत्र करगम की सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए 31% और जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनका आरक्षण बढ़ा करके 18% कर दिया, तो 49% आरक्षण हो गया। उसके बाद जो है जब अखिल भारतीय द्रव्य मुनेत्र करगम की सरकार बनी, एम.जी. रामचंद्रन अध्यक्ष बने, तो वो जो आर्थिक मापदंड था जो पिछड़ा वर्ग आयोग ने अनुशंसा की थी उसको लागू करना चाहते थे, और उन्होंने 9,000 रुपये की सालाना आय की सीमा तय की गई कि जिसकी सालाना आय 9,000 रुपये से कम होगी उसी को पिछड़े वर्ग के तहत आरक्षण मिलेगा। लेकिन 1980 के लोकसभा चुनाव में AIADMK की बहुत बुरी हार हुई, 39 में केवल 2 सीटें उसे मिली, इसलिए उन्होंने फिर उसको छोड़ दिया और उसको लागू नहीं किया। और उन्होंने जो है सो पिछड़ों के आरक्षण को 31% से बढ़ा करके 50% कर दिया, यानी कुल आरक्षण जो है सो 68% हो गया। इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयोग बना करके आप पिछड़ेपन की पहचान करिए। तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया J.M. बाशंकर की अध्यक्षता में। उसने कहा कि 11 जातियाँ ऐसी हैं जिसकी आबादी 34.8% है, लेकिन सरकारी सेवा में वे 50.7% हैं, व्यावसायिक शिक्षा में 62.7% हैं और 53.4% को छात्रवृत्ति मिल रही है। फिर उसने कहा कि 17 ऐसी जातियां हैं जो कि अग्रणी जातियां मानी जाती हैं, लेकिन उनको पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए, और जो है सो ये 34 जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं उनको बाहर कर दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने किसी को बाहर नहीं किया, लेकिन 29 और जातियों को है पिछड़े वर्ग में जोड़ दिया गया। 1989 में बनियार संगम ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, जिसमें पूरे राज्य में हंगामा किया, सड़कें जाम की गईं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, जलाया, कई दलित बस्तियों को जलाया गया। ये बनियार संगम वही है जो पट्टाले मक्कल कच्ची है, उसका जो है सो मूल संगठन है वो। 1989 में DMK की सरकार ने पिछड़ों के आरक्षण को बांट दिया, 30% पिछड़ों के लिए और 20% अति पिछड़ों के लिए, और बनियार को अति पिछड़ों में शामिल करके उनको आरक्षण का लाभ दिया गया। 1990 में करुणानिधि ने फिर जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को अलग कर दिया और 1% बढ़ा, तो उससे 69% हो गया। ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी सीमा को 50% से नीचे किया जाए। फिर तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके उसको राष्ट्रपति के पास भेजा गया, राष्ट्रपति की मंजूरी ली गई और केंद्र सरकार से अनुरोध करके उसको 9वीं अनुसूची में डाला गया, जो आज तक वो वहाँ लंबित है कि इस पर क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में IRCLO मामले में साफ कर दिया है कि वो किसी भी संशोधन को, कानून को संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत पे परखेगा, चाहे वो कभी बनाया गया है। पहले तो कहा गया था कि 24 अप्रैल 1973 को जब केशवानंद भारती मामले में फैसला दिया गया, उसके बाद के संशोधनों को या कानूनों को की परीक्षा करेगा, लेकिन अब कहता है कि वो किसी की समीक्षा उसके पहले की भी समीक्षा कर सकता है। अब उसमें देखना है कि क्या होता है। अब चूंकि इंद्र साहनी मामले में प्रोन्नति में आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी, इसलिए 77वां संविधान संशोधन ला करके अनुच्छेद 16 में 4A क्लॉज जोड़ा गया और उसमें ये कहा गया कि सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति दिया जाएगा। और फिर उसी में एक और जो है संशोधन किया गया बाद में 16(4)B 2000 में जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि अगर पहले के वर्षों में कुछ पद रिक्त रह जाते हैं और उसके आगे के वर्ष में भरा जाता है जो आरक्षित सीटें हैं, तो उसको 50% की सीमा में नहीं माना जाएगा, वो अलग अलग किया जाएगा। साथ ही एक 85वां संशोधन भी 2001 में किया गया कि जो आरक्षण मिलेगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, आपको साफ करते हैं ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए था, OBC के लिए नहीं था। उसमें अगर किसी को सीनियरिटी मिलती है तो वो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी बनी रहेगी, ये नहीं कि फिर जो सामान्य वर्ग का उम्मीदवार है उसको वो जब प्रोन्नत हो जाता है तो दोनों को एक साथ नहीं रखेंगे, यानी उसको सीनियरिटी का लाभ मिलेगा। इन सारी चीज़ों को फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और M नागराज में 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आरक्षण जो है उसको प्रशासनिक क्षमता के साथ संतुलित करना है, जो कि अनुच्छेद
335 में संविधान में बहुत साफ कहा गया है कि आरक्षण के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और ये अनंत काल तक चलने वाली व्यवस्था नहीं है। तो इसको भी लेकर के काफ़ी विवाद है। और उसके बाद 2019 में 7 जनवरी को सरकार ने एक नया प्रावधान किया। वो आर्थिक आधार पे जो पिछड़े हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। और इसके लिए 130वां संविधान संशोधन 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। इसको भी लगभग 20 व्यक्तियों या संगठनों के द्वारा चुनौती दी गई कि ये गलत है, 50% की सीमा को तोड़ता है। फिर उस 10% में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को बाहर नहीं रखा जा सकता है। तो बहुत सारे आधार बनाए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2022 को एक संविधान पीठ 5 जजों की थी, उसने फैसला दिया। लेकिन फैसला जो था, मत उसमें बटे हुए थे। 3 का बहुमत था और 2 उसके खिलाफ थे। 3 ने माना कि नहीं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जो 50% की सीमा है यह अभेद्य नहीं है, वो तोड़ा जा सकता है विशेष परिस्थिति में। और जो आर्थिक आधार पर आरक्षण है, ये बहुत इसके दूरगामी परिणाम होंगे कि जाति आधारित जो व्यवस्था है वो उससे खत्म करने में उसको मदद मिलेगी। लेकिन जो 2 जज थे उस समय, चीफ जस्टिस यू ललित और न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट ने सहमति दी थी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है कि 10% आप बढ़ा रहे हैं और जो है बाकी जो जातियां हैं उनको आप आर्थिक आधार पर नहीं दे रहे हैं, तो ये मूल संरचना के खिलाफ है। तो अभी तो ये यही है कि उसको संवैधानिक मान लिया गया। उसके खिलाफ समीक्षा के लिए भी याचिका दायर की गई थी, लेकिन उसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो अंत में ये कहना चाहेंगे आपसे कि ये जो आरक्षण है, इसको लेकर के शुरू से विवाद बना रहा है। कोई समर्थन में है, कोई विरोध में है, क्योंकि बड़ा ही भावनात्मक मुद्दा है। जो मूल मुद्दे होते हैं उस पर शायद जनता भी उस तरह से द्वेलित नहीं होती है। सबसे बड़ा है कि समानता का अवसर होना चाहिए। उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि समान शिक्षा व्यवस्था हो। अगर समान शिक्षा व्यवस्था होगी तो ये सारी चीज़ें बेमानी हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए कोई पहल नहीं होती है और उसके लिए कोई आंदोलन भी नहीं होता है। आरक्षण का मुख्य सिद्धांत ये है कि जिनके साथ भेदभाव हुआ है वो सामान्य तौर से स्पर्धा में बराबर का उनको मौका नहीं मिल पाता है। तो ये सिद्धांत है इक्वलिटी अमंग इक्वल्स। जो बराबर हैं उनके बीच बराबरी का सिद्धांत होना चाहिए, लेकिन जो बराबर नहीं है, किसी कारण से वो पिछड़े हुए हैं, उनके बीच अगर बराबरी का सिद्धांत लागू किया जाएगा तो वो पिछड़े ही रह जाएंगे। लेकिन उसके साथ सवाल ये भी उठता है कि आखिर उसका प्रतिशत कितना होना चाहिए और ये कब तक चलना चाहिए। ये विवाद चलता ही रहेगा। आपको इस कार्यक्रम को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर आगे भी इस तरह के विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप कृपया इसको पसंद कीजिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। नमस्कार।